आज की हमारी इस वीडियो का मुख्य विषय है नाटो की भूमिका रूस और यूक्रेन युद्ध में। इस युद्ध से सबसे बड़ा फायदा किसको होने वाला है, कौन सा देश सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा, यूरोप, रूस या अमेरिका। नाटो की उत्पत्ति में किसकी सबसे ज्यादा भूमिका रही है, अमेरिका की, यूरोपीय कंट्रीज की, किसकी सबसे ज्यादा आज इसकी जरूरत है। इस सब चीजों का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। सबसे पहले हम नाटो की भूमिका का विश्लेषण करते हैं कि नाटो की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई। तो नाटो को बनाने के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। नाटो 4 अप्रैल 1949 को बना, लेकिन इसको बनाने के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार थे। हम जानते हैं कि 1945 में हमारा विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1945 के विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यह स्पष्ट हो गया था रूस एक महाशक्ति के रूप में है और अमेरिका ने इस युद्ध में अपनी परमाणुीय शक्ति को सिद्ध किया था नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा करके, और स्वर्गीय सखारोव के द्वारा परमाणु बम निर्मित होने के बाद रूस भी एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो दोनों देशों में एक प्रतिद्वंदिता कह सकते हैं, एक शीत युद्ध का जो प्रारंभ हुआ 1945 के बाद, युद्ध के बाद। उस शीत युद्ध के बाद विशेषकर पश्चिमी यूरोप के देश जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत कुछ खोया था, उनका पुनर्निर्माण, उनकी असुरक्षा की भावना, बहुत सारी चीजें वहां थी। तो उनके और अमेरिका की सिमिलरिटी ये थी कि ये दोनों पूंजीवादी व्यवस्था से पोषित थे और रूस एक साम्यवादी व्यवस्था था। अब इन पश्चिमी यूरोपीय कंट्रीज के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनको एक तो रूस के बढ़ते साम्यवाद को पश्चिमी यूरोप तक आने से रोकना था, दूसरे इनके जो उपनिवेश अभी बचे हुए थे अधिकतर स्वतंत्र हो गए थे। स्वतंत्र होने के बाद इनको व्यापार चलाने के लिए एक थानेदारी की भूमिका का निर्वहन कैसे कर सकते थे, इसके लिए इनको एक ऐसे शक्ति की जरूरत थी जो महाशक्ति हो और इनके ऊपर हाथ रखे। ऐसी महाशक्ति के रूप में अमेरिका की तरफ ये देखने लगे, क्योंकि रूस से इनका दूरी इसलिए थी कि रूस एक साम्यवादी व्यवस्था का पोषक था और ये पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक थे। अमेरिका के ज्यादा करीब थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी अमेरिका ने इन यूरोपीय कंट्रीज के पुनर्निर्माण में, युद्ध में बहुत सहायता की थी। रूस साम्यवादी व्यवस्था होने के कारण, एक परमाणुस्त्रों के निर्माण के कारण अमेरिका के लिए भी एक प्रतिद्वंदी द्विध्रुवीय विश्व में एक प्रतिद्वंदी के रूप में, मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा। और नाटो के रूप में अमेरिका ने एक ऐसा प्लेग्राउंड निर्माण किया पूर्वी पश्चिमी यूरोप में, जो रूस को भी नियंत्रित करता था और यूरोप को भी नियंत्रित करता था। उस नाटो के माध्यम से अमेरिका ने इन दोनों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। वो था तो अटलांटिक के पार, लेकिन अटलांटिक के पूर्व में स्थित देशों को अपनी उंगली पर नचाने के लिए नाटो का निर्माण कर, नाटो का गठन करने 1949 में उसने नाटो का गठन किया। गठन करने में शुरुआती देश जो थे, गठन करने में ये 12 देश थे। 4 अप्रैल 1949 को जो 12 देश थे प्रारंभ में, वो पश्चिमी यूरोप के देश थे। उसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, आइसलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड और पुर्तगाल, इन सारे देशों को मिलकर के बनाया गया। इन देशों ने नाटो का निर्माण किया और नाटो के द्वारा ये आपस में इस तरह जुड़े कि प्रतिरक्षा के मामले में इन लोगों ने एक दूसरे का सहयोग करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा पुनर्निर्माण में एक विश्व में एक प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में इन लोगों ने नाटो का निर्माण किया। और ये यूरोप से ही नहीं, अन्य देशों से भी, कहीं से भी अगर किस तरह कोई विरोध या युद्ध की स्थिति आती है तो उसका इन लोगों ने
उसका नाटो का उपयोग इन लोगों को करना था। इसके विरोध में रूस ने साम्यवाद, पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के प्रसार के लिए और इस पूंजीवाद को रोकने के लिए उसने वारसा पैक्ट की स्थापना की। वारसा पैक्ट, जिसमें पूर्वी यूरोप के देश यूरोप प्लस रूस थे, जो इस नाटो के विरोध में थे। वारसा पैक्ट और नाटो के विरोध में थे। लेकिन 1991 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव, रोनाल्ड रीगन प्लस रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव, इन दोनों ने शीत युद्ध की तनाव को पूरे विश्व में कम करने के लिए हथियारों को कम करने का फैसला किया और रूस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने देश में ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नामक 2 नीतियां लागू की, जिसका मतलब था कि खुलापन, ग्लोबलाइजेशन। उसने अपने नागरिकों को स्वतंत्रता देने का प्रयास किया, अपने मार्केट को विश्व के लिए खोला। इस तरह से अचानक जब ये सब परिवर्तन हुए तो जो इसके और जहां पर विरोध के स्वर उठ रहे थे, जो दूर दराज के अलग अलग कम्युनिटी के देश, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे, कजाक या जॉर्जिया, रोमानिया, इन सब के देशों में इन लोगों ने अपने स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया और रूस 1991 में टूट गया। इस टूटने के बाद अगले राष्ट्रपति जो बोरिस येल्त्सिन हुए, उन्होंने वारसा पैक्ट को खत्म कर दिया। और वारसा पैक्ट जब खत्म हुआ, लेकिन शीत युद्ध के समाप्ति के बाद भी जब साम्यवाद का खतरा कम हो गया, रूस एक उस स्थिति में नहीं रहा कि अमेरिका के सामने अमेरिका से कोई प्रतिद्वंदिता कर सके। एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका उभर चुका था पूरे विश्व में। उसके बाद भी अमेरिका ने नाटो को समाप्त नहीं किया। नाटो का अस्तित्व तो बना रहा। 1995 में रूस को भी पार्टनरशिप फॉर पीस के रूप में शामिल कर दिया गया नाटो में। पार्टनरशिप फॉर पीस के रूप में 1995 में रूस को भी नाटो में शामिल कर लिया गया, लेकिन उसे वीटो पावर नहीं दिया गया। 1995 तक तो ठीक था, अभी रूस जल्दी ही टूटा था। उसकी ये स्थिति नहीं थी कि वो नाटो के रूप में, वो एक प्रोटेक्शन के रूप में शामिल होना चाहता था पश्चिमी देशों के साथ, लेकिन रूस भी ऐसी स्थिति में था कि वो अपना भला सोच सकता था। उसने जो नाटो का इस्तेमाल, अगर नाटो ने साम्यवाद को रोकने के लिए इसको यूज किया, तो रूस नाटो में इसलिए शामिल हुआ कि वो पश्चिमी देशों के प्रभाव को नाटो के प्रभाव को पूर्वी यूरोपीय देशों में होने से रोक सके। लेकिन नाटो और अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश बाज नहीं आए और उन्होंने 1999 में सोवियत ब्लॉक के 3 देशों हंगरी, पोलैंड तथा चेक रिपब्लिक को इन तीनों देशों को 1999 में शामिल कर लिया नाटो में। यही नहीं, इसके बाद 7 देश 2004 में शामिल कर लिए गए, जो रूस से या तो अलग हुए थे या रूस के नेबरिंग कंट्री थे, जैसे स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, एस्टोनिया
लाटविया और लिथुआनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवेनिया, इन सब राष्ट्र 7 को शामिल कर लिए। ये सब पूर्वी यूरोपीय देश थे। इसके बाद रूस के धीरे धीरे रूस की जो वहाँ का थिंक टैंक था उससे सतर्क होना शुरू कर दिया और इस तरह से नाटो के देश 2017 में मॉन्टेनिग्रो और 2020 में मैसिडोनिया को शामिल करने के बाद इस समय रूस में 30 देश हैं और लगभग पूरा यूरोप इसमें कवर है। ये यूक्रेन और बेलारूस को, अमेरिका यूक्रेन और बेलारूस को नाटो में शामिल करने का प्रयास कर रहे थे, यूक्रेन एवं बेलारूस को। इस तरह से पूर्वी यूरोप, अमेरिका एक नाटो के प्रभाव में अटलांटिक से लेकर के प्रशांत तक पूरा यूरोप प्लस मध्य का क्षेत्र, पूरा जापान तक, ये पूरे क्षेत्र को नाटो के अंतर्गत लाना चाहता है। और इधर चीन को घेरने के लिए उसने क्वाड का निर्माण किया जिसमें भारत भी है। क्वाड में भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं। रूस के इस प्रसार से यूक्रेन में लगातार दखलंदाजी से रूस का कुपित होना ये अवश्यंभावी हो गया था और यूक्रेन लगातार नाटो देशों के संपर्क में आ रहा था और रूस से उसकी दूरी बढ़ रही थी। ये रूस के लिए नागवर गुजरी और लगातार ऐसी स्थितियां बन रही थीं जो आज युद्ध के रूप में चरम परिणति के रूप में आई। अब क्वाड के देश हों चाहे नाटो को नियंत्रित करने के लिए ना तो यूएनओ कुछ कर पा रहा है और ना कोई और देश। कारण है कि ये पूरा अमेरिका के साथ पर, ये अमेरिका के नियंत्रण में ये नाटो बना ही है और उसी के इशारे पर कार्य कर रहा है। और अगर सचमुच में देखा जाए तो इस नीति के पीछे रूस कम, चीन अधिक है। रूस का साम्यवाद इतने वर्षों में एक बार टूटा भी रूस, उसके बाद भी रूस का साम्यवाद उतना आक्रामक नहीं है। लेकिन चीन अब साम्यवाद और पूंजीवाद का एक जटिल मिश्रण हो गया है जो रूस के साम्यवाद से विश्व के लिए ज़्यादा अनिष्टकर है। अगर रूस का साम्यवाद देखा जाए तो उतना अनिष्टकर नहीं है, बल्कि रूस के जो नैसर्गिक साम्यवाद है उसके अमेरिका ने जब निर्माण किया था नाटो का, और इस तरह से किसी भी घटना पर चीन, भारत, इस तरह से बहुत सारे देश रूस के पक्ष में ही खड़े आते थे क्योंकि समाजवाद का असर भारत में भी था। स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत से प्रेरणा जो है भारतीय क्रांतिकारियों ने रूस से ली थी। लेकिन चीन का जो साम्यवाद है वो मात्रा में रूस से अधिक अनिष्टकर है। अब इसको यूं देख सकते हैं, अगर अमेरिका यूक्रेन या पूर्वी यूरोप के देशों को शामिल, पोलैंड, पूरी 30 यूरोपीय देशों को शामिल करने के बाद अब उसका इरादा रूस को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो इससे वो चीन की जो तेजी से बढ़ती ये शक्ति है उसको नियंत्रित कर सकता है। लेकिन रूस स्वयं में एक महाशक्ति है और अभी भी यूरोपीय देश उसकी शक्ति को कम करके नहीं आंक रहे हैं। इसलिए रूस का जो एक शक्ति के रूप में रूस है, उसकी शक्ति को कम करने का एक
अच्छा माध्यम है, ये एक अच्छा तरीका इन लोगों को समझ में आया। और इससे दो फायदे होंगे अमेरिका को, या तो रूस की शक्ति कम होगी और इसके माध्यम से वो आगे अपना प्रसार कर पाएगा। और अगर रूस युद्ध आगे बढ़ाता है तो युद्ध में उसकी जो क्षति होती है, उस पर जो सैंक्शंस लगते हैं, उस पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उससे उसकी अर्थव्यवस्था तबाह होगी और वो अमेरिका के हो सकता है शरण में आए या अमेरिका के करीब जाए इससे, और अमेरिका को एक मौका मिले नाटो के प्रसार का या अपने प्रसार का, पूंजीवाद के प्रसार का प्रशांत तक, जो अटलांटिक से प्रशांत तक का उसका जो एम है। और इस तरह से वो क्वाड और नाटो के द्वारा चीन को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि रूस अब उतनी तेज़ी से वृद्धि कर ज़्यादा फायदा किसको हुआ है, अमेरिका को, रूस को या चीन को। इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं, अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ क्योंकि यूक्रेन और बेलारूस में उसके नाटो में सम्मिलित होने के, नाटो के प्रसार का सपना पूरा नहीं हो पाया है। रूस एक बड़े युद्ध में उलझ गया है जिससे उसकी हजारों सैनिक मारे गए हैं, लाखों अरबों की संपत्ति नष्ट हो रही है, और भविष्य में उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे उससे उभरना रूस के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन इससे अमेरिका, रूस को अगर नहीं फ़ायदा हुआ है तो किसको फ़ायदा हुआ है? चीन को निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि उसकी उभरती शक्ति के लिए इन दोनों शक्तियों का उलझना बेशक फ़ायदेमंद है। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।